भारत ने अभी संसद में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन ये योजना विफल हो गई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि राजनीतिक दल महिला आरक्षण पर असहमत थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि यह सत्ता के वर्चस्व की एक कहीं बड़ी लड़ाई थी। तो आखिर संसद के भीतर क्या हुआ और वह बिल जिसे लगभग सभी का समर्थन प्राप्त है, अचानक इतना विवादास्पद क्यों हो गया? 17 अप्रैल को सरकार महिला आरक्षण को तेजी से लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आई। आंकड़े मजबूत दिख रहे थे। 298 सांसदों ने इसका समर्थन किया और 230 ने विरोध। लेकिन संसद में संवैधानिक संशोधन के लिए सिर्फ बहुमत काफी नहीं है, बल्कि भारी समर्थन चाहिए होता है, कम से कम 352 वोट। और ये बिल उस आंकड़े को नहीं छू पाया। फिर बड़ा सवाल है कि ये विफल क्यों हुआ? यही वह बात है जहां मामला उलझ जाता है। भारत में लगभग हर राजनीतिक दल महिला आरक्षण का समर्थन करता है। विचार सरल है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अभी संसद में महिलाओं की संख्या महज 15% के आसपास है। कुछ राज्यों के विधानसभाओं में तो ये उससे भी कम है। ये बिल इसी कमी को सुधारने के लिए था। इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है कि अगर हर कोई सहमत है, तो ये फिर से क्यों अटक गया? असली पेंच, परिसीमन। इसका उत्तर उस एक बारीकी में छिपा है जिसे ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। 2023 में पारित कानून में एक शर्त थी, आरक्षण तुरंत शुरू नहीं होगा। ये दो घटनाओं के बाद ही शुरू होगा, एक नई जनगणना और परिसीमन। इसका मतलब था कि पारित होने के बाद भी जमीन पर कुछ नहीं बदला। अब 2026 में सरकार ने इसे तेज करने की कोशिश की। इसने इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा और परिसीमन तुरंत शुरू करने की बात कही। लक्ष्य साफ था, 2029 तक महिला आरक्षण को प्रभावी बनाना। सुनने में तो ये वाजिब लगता है ना? लेकिन यहीं से इस कहानी में मोड़ आता है। सारा खेल एक शब्द पर टिका है, परिसीमन। इसका अर्थ है जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना और सीटों का पुनर्वितरण करना। अब कल्पना कीजिए, लोकसभा की सीटें 543 नहीं रहेंगी, बल्कि बढ़कर 800 से ज्यादा हो जाएंगी। और ये नई सीटें समान रूप से नहीं बांटी जाएंगी। चूंकि ये जनसंख्या के आधार पर होंगी, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्य अपना सापेक्ष प्रभाव खो देंगे। भले ही कोई राज्य सीधे तौर पर सीटें न खोए, लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी बदल जाएगी। ये केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये भारत के राजनीतिक संतुलन का पूर्ण पुनर्गठन है। सत्ता का संघर्ष इसलिए, ये विधेयक कभी महिला आरक्षण के बारे में था ही नहीं। ये इस बारे में था कि भारत में सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी। सरकार का तर्क, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। यदि जनसंख्या बदली है तो प्रतिनिधित्व भी बदलना चाहिए। विपक्ष का तर्क, महिला आरक्षण का उपयोग परिसीमन को थोपने के लिए किया जा रहा है, एक ऐसा कदम जो राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति का संतुलन बिगाड़ सकता है। उनकी मांग स्पष्ट थी, आरक्षण लागू करें, लेकिन इसे परिसीमन से न जोड़ें। सरकार ने इसे जाल बताते हुए इनकार कर दिया और यहीं पर बात बिगड़ गई। राजनीतिक प्रतिक्रिया, बिल के विफल होने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अमित शाह ने विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने इस कदम को खोखला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चुनावी नक्शा बदलने के लिए महिलाओं की आड़ ले रही है। निष्कर्ष, लगभग 30 वर्षों की बहस के बाद सभी दल एक बात पर सहमत हैं, महिलाओं को संसद में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन इस हालिया वोट ने दिखाया कि जब बात कैसे लागू करे पर आती है, तो यह सहमति टूट जाती है।
आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने ने संघीय ढांचे और प्रतिनिधित्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल कानून तो मौजूद है, लेकिन इन सवालों के बिना इसके लागू होने की संभावना अनिश्चित है। इसका मतलब है कि संसद में 33% आरक्षण का लक्ष्य अभी भी कुछ दूर है।